Hello, my name is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo, India's #1 channel for NEET and AIIMS preparation. यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। आज इस बायोलॉजी की क्लास में मैं तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, किस प्रकार के सेल्स होते हैं उसमें, क्या वहाँ से रिलीज होता है, क्या बॉडी में उसका फंक्शन रहता है, और क्या अगर थायराइड ग्लैंड अपना काम सही से ना करे तो कौन कौन सी डिजीजेस आपको हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम पे आपको एक तो पूरे चैनल का पूरे दिन का शेड्यूल मिल जाता है कि कौन सा टीचर कब क्या पढ़ा रहे हैं। देन टीचर्स बहुत सारी मोटिवेशनल पोस्ट्स डालते हैं वहाँ पे, जिससे कि आपको पूरे दिन का जो मोटिवेशन का आपका कोटा है वो वहीं से ही पूरा हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये लिंक डालेंगे आप इसमें, नीट प्लेसिबो। जैसे ही नीट प्लेसिबो लिखेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे और हमारी ग्रोइंग फैमिली का पार्ट बन जाएंगे। अनअकैडमी प्लस बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं और अभी 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे और बच्चों ने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अनअकैडमी प्लस के ऊपर भरोसा जताने के लिए। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त जब तुम बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हो, कोई बच्चा तैयारी ही पूरी नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा अगर एक बार पढ़ चुका है तो रिवीजन नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने से कतरा रहा है, कोई बच्चा टेस्ट देने से कतरा रहा है। सो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के 40 बेहतरीन टीचर्स अपनी क्लासेस ले रहे हैं नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए। उन्हीं टीचर्स में से मैं भी एक हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, +1 का, +2 का, जूलॉजी का, बॉटनी का। रेगुलर कोर्सेज मेरे चलते हैं जिसमें मैं आपको डिटेल में आराम से चीज़ें पढ़ाती हूँ, जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे कि एवोल्यूशन, जैसे कि जेनेटिक्स। और साथ में मैं एक क्रैश कोर्स चला रही हूँ जो कि जस्ट अभी ही शुरू हुआ है। अभी क्रैश कोर्स में हम 3rd चैप्टर पे पहुँचे हैं। सो उसमें क्या है, फास्ट रिवीजन, जो हम पढ़ चुके हैं उसी चीज़ का एनसीईआरटी से रिवीजन। सो उसमें फ़ायदा क्या होगा, तुम लोग कोई एक चैप्टर उठाओगे, मैं तुम्हें समझाऊंगी और उसके बाद में तुम्हें समय दूंगी एनसीईआरटी से पढ़ने का। जब तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आएंगे, तो तुम वो फोटोग्राफ खींचोगे एनसीईआरटी की अंडरलाइन करके और मुझसे पूछोगे मैम ये अंडरलाइन लाइन का मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग मैं तुम्हें बता दूंगी। इस तरीके से हम चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस तुम घर जाके लगाओगे। जो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जब नेक्स्ट डाउट क्लास आएगी तो तुम वो डाउट के फोटो खींच के मुझे भेजोगे, जो डाउट मैं तुम्हारे क्लास में ही सॉल्व करूंगी। इस तरीके से क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं 4 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी जूलॉजी कम से कम 2-3 बार रिवाइज करा दूंगी। हर चैप्टर जो मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ क्रैश कोर्स में, वो तुम्हें एक बार खुद पढ़ कर आना है। अगर खुद पढ़ के आओगे तो तुम समझ पाओगे साथ साथ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। समझ तो वैसे भी जाओगे, परंतु बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये सब कुछ पाने के लिए इतने सारे टीचर्स की रेगुलर क्लासेस, इतने सारे टीचर्स के डाउट सेशंस, इतने सारे टीचर्स के क्रैश कोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे क्रैश कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त। फिजिक्स के लिए भी चल रहा है, केमिस्ट्री के लिए भी चल रहा है, बायोलॉजी के लिए भी चल रहा है। बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे क्विजेस चल रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं। ये सभी कुछ पाने के लिए, सभी सब्जेक्ट्स का सारा मटेरियल पाने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है अनअकैडमी प्लस का। वो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं तुम्हें बता देती हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं है। देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट पेज इस तरीके से ओपन होगा। फ्रंट पेज पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, फिर आगे फर्दर ऑप्शंस आएंगे। You will click on NEET and AIIMS। उसके बाद आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने से एक और पेज ओपन इस तरीके से होगा। वो आपसे पूछेंगे कि आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 2 साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए। इस वक्त जो अभी नीट देने वाले हैं वो 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे नीट में 4-5 महीने ही बचे हैं। 2020 वाले बच्चे,
जो अभी +1 में है, पूरा +2 पढ़ा है उनके पास पढ़ने के लिए, वो 1 साल तक मुझसे पढ़ सकते हैं 1 ईयर कोर्स में। जो अभी 10वीं में ही है, अभी +1 में जाएंगे, वो 2 साल तक मुझसे पढ़ सकते हैं 2 ईयर कोर्स में। 6 मंथ्स की फीस 24,000 रुपीज़ है, 12 मंथ्स की फीस 30,000 रुपीज़ है और 2 ईयर्स की फीस 48,000 रुपीज़ है। अभी जो भी ये फीस मैंने आपको बताई है उसको थोड़ा और कम कर सकते हैं आप। 10% अपनी फीस आप खुद ही कम कर सकते हैं यदि आप एक कोड यूज़ करेंगे तो। मैं आपको कोड बता देती हूँ और कैसे यूज़ करना है। किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, सपोज 1 ईयर वाले पे आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं 30,000 दिख रहा है। आप यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस देखेंगे ऊपर की साइड, इसको पे नहीं करना है अभी। इस ब्लैंक स्पेस में कोड डालेंगे ऋतु लाइव। ऋतु मेरा नाम है और लाइव वहाँ पे क्लासेस होती हैं। ऋतु लाइव कोड डाल के अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे अभी के अभी 30,000 का 27,000 दिखाई देने लगा है, 10% ऑफ हो गया। उसी प्रकार से 6 महीने वाले कोर्स जो आपको 24,000 का पहले दिख रहा था, अब वो सिर्फ 21,600 का दिखेगा। 2 ईयर कोर्स जो आपको 48,000 का दिख रहा था, वो अब 43,200 का दिखेगा। तो ये कोड बहुत काम की चीज़ है। साथ में ये आपको मेरे नोट्स दिलाएगी, जो मेरे PDF नोट्स हैं, साथ में मेरे बैच में आपको इनरोल कराएगा। सो जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, कोड को दिमाग में ज़रूर रखें। चलो, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मुझे बतानी है। मैं ना एक्साइट हो जाती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाते हुए, बिकॉज इट इज़ अ गुड चैप्टर, आई लव इट। क्या पढ़ रहे थे अपा पढ़ रहे थे ये हाइपोथैलेमस है, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चली गई है इनफंडिबुलम, थोड़ी सी ऊपर कर देती हूँ, ये इनफंडिबुलम है, ये एडिनोहाइपोफाइसिस है और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना। एडिनोहाइपोफाइसिस के हम सारे हार्मोन्स पढ़ चुके हैं। दिस इज पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी का ये एडिनोहाइपोफाइसिस है। आज मुझे तुम्हें सिखाना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर जो फंक्शनल रीजन है, यहां पे एक फंक्शनल रीजन है जिसे कहते हैं पार्स नर्वोसा। जैसे स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस रखी होती है, वैसे ही न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर पार्स नर्वोसा रखा हुआ है। सब जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एकदम निकम्मा है, कुछ काम करके राजी नहीं है। क्यों? इसका पापा हाइपोथैलेमस इसको बहुत ज्यादा पैम्पर करता है। हाइपोथैलेमस कहता है बेटा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तेरे लिए हार्मोन्स बनाऊंगा और तेरे पास छोड़ दूंगा। तुझे सिर्फ ऐसे प्रिटेंड करना है कि तू उनको रिलीज कर रहा है। तो यहां से हाइपोथैलेमस से स्पेशली ये न्यूरॉन है, अब लेकिन ये हार्मोन रिलीज करेगा तो इसको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कह दूंगी मैं। वो ऐसे आएंगे इस तरीके से, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स लाइक दिस बहुत सारे न्यूरॉन्स यहां से जाके हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। इन न्यूरॉन्स को हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्यों कहते हैं? याद करो पिछली बार के बारे में। न्यूरोसेक्रेटरी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं। फर्क क्या है? ये जो भी केमिकल रिलीज करते हैं उसको ब्लड में रिलीज करेंगे, साइनैप्स में रिलीज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहां पे एक हार्मोन बनता है, इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल की सेल बॉडी में, जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये ऑक्सीटोसिन यहां से नीचे आके 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 यहां एक्सॉन में स्टोर हो जाता है, यहां पे एक्सॉन में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब जब जरूरत पड़ेगी तो यहां से ये रिलीज होके बाहर ऐसे करके रिलीज होके ब्लड में चला जाएगा।
इस तरीके से ब्लड में एंटर कर देगा। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, ऑक्सीटोसिन बना हाइपोथैलेमस रहा है। देखो अब तुम कहोगे कि मैम ये न्यूरॉन बना रहा है, तो न्यूरॉन तो यहाँ पे भी है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी तो न्यूरॉन गया हुआ है। बेटा न्यूरॉन की लोकेशन आप वहां कहते हो जहां उसकी सेल बॉडी पड़ी हुई है। तो इसकी सेल बॉडी ऊपर पड़ी हुई है, तो ये एक्चुअली में हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है ना। तो यहाँ पे लोकेशन है, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे बना के स्टोर कर रहा है, और फिर जब जरूरत पड़ रही है तो ऑक्सीटोसिन यहाँ से ब्लड में जा रहा है। लिख दूं ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन, इट डज नॉट मैन्युफैक्चर ऑक्सीटोसिन। यही बात लिख दूं, अगर यही बात लिख लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यही बात सीखी है ना हमने अभी, ओनली स्टोर्स एंड, ये क्वेश्चन बन सकता है नीट में, रिलीजेस ऑक्सीटोसिन बट डज नॉट मैन्युफैक्चर इट। ठीक है जी, पहली बात हमको समझ में आ गई। इधर आओ, पीछे आओ। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज बना हुआ है ना, तो इसको मैं न्यूक्लियस कह सकती हूँ। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को न्यूक्लियस कहते हैं सीएनएस में, तो मैं इसे कहती हूँ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। हालांकि नीट में इसके आने के चांसेस कम हैं, ये नाम नहीं आएगा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो आपको नहीं लर्न करना तो मत लर्न करो, बस ये लर्न कर लो जो मैंने पहले बताया है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का यूज क्या है, ऑक्सीटोसिन का यूज क्या है सब बच्चे जानते हैं, बार बार मैं बात करती रहती हूँ। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। दो इसके स्पेसिफिक पर्पस हम लोग पढ़ते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। याद आया कुछ, कल भी बताया था, कल वाली क्लास में भी बताया था। जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, ये रहा यूट्रस, ये रहा वजाइना, ये रही यूट्रस की वॉल। यूट्रस की वॉल किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। मायोमीट्रियम नाम की यहाँ पे लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है, मायोमीट्रियम। है ना। और ये रहा हमारा बेबी, ये दिस इज अवर बेबी, और ये एम्बेलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा। अभी जब ये बेबी का बर्थ होना है तो ऑक्सीटोसिन इस मायोमीट्रियम पे जाके, मतलब सोचो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होके ऑक्सीटोसिन, मान लो ये ऑक्सीटोसिन है, दिस इज ऑक्सीटोसिन, इट विल गो ऑन दिस मायोमीट्रियम एंड मायोमीट्रियम कैसे पुश करेगा, अब जब मायोमीट्रियम पुश हो रही है तो बेबी तो नीचे जाएगा ही जाएगा ना। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल ही बात हुई थी, ये मदर का मेमोरी ग्लैंड है, ये मदर का मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड में ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, इस तरीके से मिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया है। इससे मिल्क बनवाता प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, लेकिन वो मिल्क यहां पे स्टोर हो जाता है, बाहर नहीं निकलता। मिल्क स्टोर हो गया, इस स्टोर्ड मिल्क को बाहर पुश करने का काम ऑक्सीटोसिन का है, ये कल भी बताया था। सो ऑक्सीटोसिन यहां पे आके कॉन्ट्रैक्ट करता है इस एरिया को एंड मिल्क इज पुश्ड आउट ऑफ द निपल। सो कैन आई से इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क,
ये दो पर्पस हैं ऑक्सीटोसिन के, और तीसरा पर्पस तुमको पढ़ना नहीं है। आर यू क्लियर? आगे चलूं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। रिलैक्सिन, देखो रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ये सर्विक्स है ना, सर्विक्स को रिलैक्स करने का काम आता है। एक्चुअली सर्विक्स बहुत छोटू सा होता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के समय ये सर्विक्स ऐसे फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो ये एक्सपैंड कैसे होगा? रिलैक्सिन हेल्प करेगा। सो रिलैक्सिन का बिल्कुल अलग पर्पस है। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बातें चल रही हैं? मैं डाउट देखती हूं पर इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देख पाती हूं। कोई डाउट है? अच्छा मैं तुम्हारा डाउट ढूंढ लेती हूँ, 1 मिनट रुकिए। मुझे अभी कोई डाउट नहीं मिल रहा है, सो मैं आगे चल रही हूं। सो ऑक्सीटोसिन वी आर डन। अब सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं, आओ। नाउ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, एक और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है यहाँ पे, जो कि अपनी सिक्रीशंस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे रहा है इस तरीके से। ठीक है जी। तो एक ग्रुप तो ऑक्सीटोसिन दे रहा है, ये जो दूसरा ग्रुप है ये एक और हार्मोन ब्लड में डालता है। दिस हार्मोन इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन, which is the second hormone to be released from posterior pituitary. This hormone, ये orange वाला जो है, I am going to write here, vaso, is it visible? No, it's not visible. Vasopressin, इसी को ही ADH कहते हैं। सो दो हार्मोन हो गए, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन रिलीज करने के लिए एक और ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये भी नीट में आने के चांसेस नहीं है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये दिख रहा है? ऑलमोस्ट दिख रहा है, ऑलमोस्ट दिख रहा है। ठीक है जी। अब वैसोप्रेसिन का क्या फंक्शन है? देखो, एक तो था चाइल्ड बर्थ में फंक्शन, वैसोप्रेसिन का बेसिक फंक्शन है, वैसोप्रेसिन को ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन तुम किडनी वाले चैप्टर में पढ़ते हो। आओ दोबारा देखते हैं। ADH का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये मस्त हार्मोन था, मस्त मस्त। ये तुम्हारी बॉडी से तब रिलीज होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तब रिलीज होता है जब तुम हो जाओ कहीं रेगिस्तान में गुम। फॉर एग्जाम्पल, रेगिस्तान में गुम हो गए, पीने के लिए पानी नहीं है, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, सन तुम्हारे बॉडी से पानी निकाल रहा है पसीने के रूप में। तुम देखते हो ना वो रसना की ऐड होती है, किसकी सन ऐसे पाइप लगा के तुम्हारा पानी चूस लेता है। सो वो सिचुएशन चली हुई है, डिहाइड्रेशन हो रखी है बॉडी में। तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए ADH रिलीज करती है। डिहाइड्रेशन की वजह से ADH इज रिलीज्ड। ADH tries to prevent water from going out of your body. एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब होता है बहुत सारा सूसू बनकर बॉडी से निकल जाना। डायूरेसिस मीन्स डायूरेसिस, बहुत सारा सूसू बनना और बॉडी से निकलते रहना। ठीक है। एंटी डायूरेसिस मतलब सूसू को कम कर देना। बेसिकली ADH विल गो टू योर किडनीज एंड किडनी से तुम्हें पता है यूरिन बन रहा है, इट विल रिमूव लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन एंड इट विल डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन। जितना पानी यूरिन में बहना है ना, वो पानी को वापस खींच लेता है ADH। नहीं, तुम नहीं जा सकते सूसू बनकर, एंड वो पानी वापस खींच के ब्लड में डाल देता है। अब तुम्हें लगेगा हाय हाय मैम, यूरिन को ब्लड में डाल दिया। बेटा जी, यूरिन तुम्हारे ब्लड से ही बन रहा था, अभी तक तुम्हारे ब्लड से ही लिक्विड निकल रहा था, उसी को यूरिन बना रहे थे हम लोग, तो उसी में से हमने लिक्विड वापस निकाल के ब्लड में डाल दिया। सो एक पहला काम किया इसने, किडनी पे गया, इट रिड्यूसेस यूरिन वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है?
रिटर्न्स फिल्ट्रेट टू ब्लड। पहला काम तो ये कर रहा है, ये जो सूसू बनना था उस फिल्ट्रेट को वापस खींच के ब्लड में डाल देता है। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, यही तो हम चाहते थे कि ब्लड में से पानी का लॉस ना हो। दूसरा काम ये क्या करता है, देखो इसके नाम को पहचानो, इसका नाम है वैसोप्रेसिन। वैसो वर्ड आया है ब्लड वेसल से, प्रेसिन का मतलब है दबाना। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सोचो ब्लड वेसल्स को क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट करता होगा, अपना दिमाग लगाओ। एक ऐसी सिचुएशन जहां डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी लूज हो रहा है, तुम पसीनम पसीना हो रहे हो, वहां पे तुम्हारा बीपी गिरने के चांसेस है ना, ब्लड प्रेशर गिरने के चांसेस है ना, जहां इतना पानी लॉस हो रहा है। तो ये इस वक्त पानी बचाने की कोशिश कर रहा है, बीपी को इंक्रीज भी करने की कोशिश कर रहा है। ये तो कैसे कोशिश कर रहा है, एक तो किडनी से पानी नहीं जाने देता, वापस खींच लेता है, एक कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कर रहा है ताकि बीपी इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज बीपी। एम आई वेरी क्लियर? इसका एक और फंक्शन होता है जो मैं तुमको लिखवा नहीं रही, ये स्वेट ग्लैंड से पसीना भी निकालना कम कर देता है। तो ये हर जगह से जहां बॉडी से पानी जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। सूसू में नहीं जाने दूंगा, पसीना नहीं आने दूंगा, इस तरीके से। चलो ये भी लिखवा देती हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। reduces या stops the action of sweat glands. Clear? Absolutely clear? Now, इससे जुड़ी हुई है एक बीमारी, या पहले तो तुम्हें एक नॉर्मल इंसिडेंट बताती हूँ और फिर तुम्हें एक बीमारी बताती हूँ। जो लोग बहुत दारूबाज होते हैं, दारू पीते हैं, अल्कोहल, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ अल्कोहल। तुमने अगर कभी नोटिस किया हो, अगर तुम्हारे घर में कोई, इफ समबडी ड्रिंक्स, पीपल गो टू अ लॉट ऑफ वॉशरूम। अल्कोहल एक्चुअली टेल्स योर बॉडी टू प्रोड्यूस मोर यूरिन। ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा सूसू बनवाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज अल्कोहल सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ ADH। अल्कोहल suppresses the production of ADH. So do, सिर्फ अल्कोहल नहीं है, so do टी, so do कॉफ़ी। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सब के सब आपकी बॉडी में यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस कराते हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ ADH। तभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में वी गो टू लॉट ऑफ वॉशरूम। वन रीजन इज दिस, बिकॉज सर्दियों में हम चाय ज़्यादा पीते हैं। सो ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ये इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ। द क्वेश्चन वॉज विच ऑफ देम, कुछ ऐसे ऑपोजिट एक्शन ढूंढना था। तो 3 डायूरेटिक्स दिए थे, डायूरेटिक्स मतलब ज़्यादा सूसू बनाने वाले दिए थे, और एक एंटी डायूरेटिक दिया था, तो उसमें एंटी डायूरेटिक ढूंढना था। 3 डायूरेटिक्स थे, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था। I'm clear? Now, let's go to the disease of ADH. कभी कभी आपकी बॉडी ADH कम प्रोड्यूस करने लगती है। अब आप सोचो आपकी बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा उसका। जो चीज़ अभी तक सूसू बनने से रोक रही थी, अगर वो बॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो हद से ज़्यादा सूसू बनने लगेगा, राइट? आपकी बॉडी का नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन कितना है? इट इज अराउंड, ये अपने को पता होना चाहिए, किडनी वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, 1.5 लीटर्स, अराउंड 1.5 से 2 लीटर्स के बीच में रहता है। ठीक है, 1.5 to 2 लीटर के बीच में यूरिन प्रोडक्शन रहता है नॉर्मल एक बंदे का। अगर ADH नहीं प्रोड्यूस हो रहा, व्हेन ADH नॉट प्रेजेंट, सोचो कितना यूरिन बनेगा। इमेजिन 10 टाइम्स इंक्रीज कर लो अपने यूरिन को, 20 लीटर्स ऑफ यूरिन।
क्या बंदा सरवाइव कर सकता है, क्या बंदा जिंदा रह सकता है 20 लीटर्स ऑफ यूरिन बना के? बिल्कुल भी नहीं। 5 लीटर तो ब्लड होता है बेटा तुम्हारे पास, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज, कौन से वाला लिख दूं? इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस से। अब अभी के लिए जान लो डायबिटीज इंसिपिडस, उसको मेलाइटिस से कंपेयर करके मैं तुम्हें बताऊंगी जब मैं तुम्हें इंसुलिन वाला पार्ट पढ़ा चुकी होंगी। बस अभी के लिए ध्यान रखो, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय रिडक्शन इन एडीएच। तो ऑब्वियसली इसके सिम्टम क्या होंगे? पॉलीयूरिया, टू मच यूरिन प्रोडक्शन। अब इतना यूरिन प्रोडक्शन होगा तो बहुत प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा सूसू, बहुत ज्यादा प्यास, ये इसके सिम्टम्स रहेंगे। आगे चल सकती हूं मैं? आर वी क्लियर प्यारे बच्चों? एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि एडीएच का हार्ट बीट पे क्या इफेक्ट होता है। अगर एडीएच का हार्ट बीट पे कोई इफेक्ट होता है तो मैं उससे अवेयर नहीं हूं बेटा जी। ओके, चलिए। नाउ आई एम डन विथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आई वॉन्ट टू गो टू थायराइड ग्लैंड नाउ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, थैंक यू सो मच। लेट्स गो टू थायराइड। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है? ये इंसान की गर्दन है, ओके, और ये लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है। तो लैरिंग्स के जस्ट नीचे वाली साइड थायराइड ग्लैंड लगा होता है, यहां पे, समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस, ओके। इसके 2 लोब्स होते हैं, आप देख रहे हैं, बीच में से पतला सा है, साइड से 2 लोब्स हैं। तो कैन आई से इट इज अ बायलोब्ड ग्लैंड? इट इज अ बायलोब्ड ग्लैंड, जिसकी 2 लोब्स है और बीच में से जो पतली सी डंडी है इसको बोलते हैं इस्थमस, विच इज नॉट अ बिग डील। ज्योग्राफी का टर्म है। इस्थमस इज एनी नैरो पैसेज जो होता है उसको इस्थमस कह देते हैं। अब जरा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लें तो हमें थोड़े ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। अगले पेज पे चलो, आई होप दिस इज डन। आगे चलो, चलो। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा थायराइड ग्लैंड बनाती हूँ। ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक बना रही हूँ, इतना ऐसा भी शेप नहीं होता है, बट ठीक है, मज़े आ रहे हैं बनाने में, बना लेते हैं। देखो, इसके पास ये जो पूरा एरिया है ना, ये अंदर वाला एरिया है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब इसको लगेगा कलर करने में टाइम, क्या करूं बच्चों, दिल नहीं मानता बिना कलर किए। तो पता है, मेरा सिर्फ YouTube पे पढ़ाने का मन ही कलर करने के लिए करता है, क्योंकि YouTube पे आप बहुत सारी चीजें कलर कर सकते हो। तुम्हें पढ़ाने का भी मन करता है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें ना पढ़ा लूं तो फिर मेरा खाना हजम नहीं होता ना। देखो, नाउ सी, ये जो पूरा इसका जो सरफेस है, जो ये इसका अंदर इंटरनल मटेरियल, आई एम सॉरी, सरफेस नहीं, ये जो इंटरनल मटेरियल है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ओके। अब स्ट्रोमा के अंदर यहां पे इस तरीके से सेल्स होते हैं, इस तरीके से
ये इज दिस विजिबल? यस इट इज विजिबल। जो कि ऐसे ना बड़े बड़े गुच्छों में पड़े होते हैं, दे आर इन ग्रुप्स लाइक दिस। अब तुमको तो ये 2D में नजर आ रहा है, अब तुम 3D में इमेजिन करो, ये पूरी ऐसे फुटबॉल जैसे गुच्छे होते हैं। यू इमेजिन इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक ऐसे पूरे गुच्छे लाइक दिस। ओके, दीज आर कॉल्ड थायरॉयड फॉलिकल्स। लिख दूं? आज अपने को ये ग्लैंड पूरा पढ़ना है, पूरा आज करके ही जाएंगे, ठीक है? सुनो, थायरॉयड फॉलिकल्स जनरली क्यूबॉइडल सेल्स के बने होते हैं, इसीलिए तुम देख रहे हो मैंने क्यूब क्यूब बनाया, तो ये भी चीज लिख दूं, क्यूबॉइडल सेल्स। कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूट्स के पैकेज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनिमल टिश्यू में कि थायरॉयड के जो फॉलिकल्स होते हैं वो किस एपिथेलियम के बने होते हैं। सो इट इज जनरली क्यूबॉइडल टू लो कॉलमनर, लेकिन क्यूबॉइडल ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है जी। अब बीच बीच में कुछ और सेल्स पड़े होते हैं। देयर आर फ्यू सेल्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉलिकल, ऐसे बीच बीच में कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है? इनको कहते हैं सी सेल्स। सी सेल्स की है अपनी स्टोरी, जो कि हमें अभी नहीं बतानी, हमको फॉलिकल्स पे ध्यान देना है। थायरॉयड फॉलिकल्स आर उनका फेमस, मैं बोलने वाली थी थायरॉयड फॉलिकल्स आर फेमस फॉर, बट एक्चुअली उनका काम ही यही है, दे प्रोड्यूस थायरॉयड हॉर्मोन्स। एंड हाउ डू दे प्रोड्यूस थायरॉयड हॉर्मोन्स, लेट अस सी इन डिटेल। ये लिख लिया आपने, देख लिया है, आगे चलूं? यस, थायरॉयड ग्लैंड के बारे में कुछ फन फैक्ट। थायरॉयड ग्लैंड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस को स्टोर करता है। इट स्टोर्स इट्स सिक्रीशंस, यहाँ पे थायरॉयड हार्मोन बना के यहाँ पे स्टोर करता है, सेंटर में यहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है? कितने दिन की सप्लाई स्टोर करता है? अराउंड 100 डेज की सप्लाई, समझ रहे हो? 90 डेज, 100 डेज, 3 महीने तक की सप्लाई अपनी स्टोर करके चलता है, और कोई भी ग्लैंड इतना हार्मोन स्टोर नहीं करता है, ठीक है? आओ इसकी फैंटास्टिक जर्नी पे चलें। ये होता है चोर बहुत बड़ा, देखो क्या करता है। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में है आयोडीन, ठीक है? ये सारी की सारी आयोडीन कैप्चर कर लेता है, सारी की सारी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये भी नहीं कि पैसिवली मूव कर रही है, तुम्हारी बॉडी का सारा आयोडीन थायराइड ग्लैंड के पास होता है, क्योंकि काम ही उसको है, और किसी को थायराइड से, आयोडीन से कोई ज़्यादा मतलब है ही नहीं। सारा आयोडीन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता है, इंपोर्ट कर लेता है, सॉरी, आ गया सारा आयोडीन। अब देखो क्या करता है, आगे दिखाती हूँ तुम्हें। ये तुम्हारी फॉलिकल है, क्यूबॉइड सेल्स की बनी, क्यूबॉइडल सेल्स की बनी। अभी क्या करता है, आयोडीन स्टोर कर लिया, आयोडीन आ गया इसके पास। अब यहाँ पे ना ये एक प्रोटीन सा बनाता है, उसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। एक प्रोटीन बनाता है जिसको कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। ऑफ कोर्स वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो बेस प्रोटीन का है, प्रोटीन है, प्रोटीन का है नहीं, प्रोटीन है, तो वो अमाइनो एसिड का बना हुआ होगा। तो यहाँ पे वो बना के यहाँ पे सेंटर में रिलीज कर देता है, ऐसे अमाइनो एसिड का बना हुआ। व्हाट इज दिस? थायरोग्लोबुलिन, प्रोटीन है। अब देखो सीन क्या है, ये प्रोटीन मोस्टली एक बहुत ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का बना हुआ है, उसी अमाइनो एसिड से थायराइड हार्मोन बनेंगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो विच अमाइनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हार्मोन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। विच नहीं यार, ऑफलाइन नहीं हो रहे मैं। कैसे बच्चे सोचते हैं कि मैं बच्चों को धोखा दे रही हूँ। ऑनलाइन हूं मैं, बस पढ़ाते पढ़ाते रहने का मन करता है। टायरोसिन, वेरी गुड। अल्फाज यू आर राइट, अमान मलिक यू आर राइट, अभी यू आर राइट। सो देयर इतने सारे अमाइनो एसिड्स में एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है जो कि मुझे चाहिए, दिस अमाइनो एसिड यहाँ पे, इट इज कॉल्ड टायरोसिन। ठीक है जी, टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन का पार्ट है, आयोडीन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और आयोडीन टायरोसिन से जाके कंबाइन कर लेता है, टायरोसिन से आयोडीन कंबाइन कर लेता है, समझ रहे हो?
इस तरीके से। आयोडीन यहां से बाहर निकला, आयोडीन यहां पे लग गया, आयोडीन यहां पे लग गया, ठीक है। किसी टायरोसिन पे एक आयोडीन लग जाता है, किसी टायरोसिन पे 2 आयोडीन लग जाते हैं, ठीक है। तो जो एक आयोडीन बनाने वाला है, जो एक आयोडीन लगा है, इसको बोलते हैं मोनोआयोडो टायरोसिन। मोनोआयोडो टायरोसिन क्योंकि एक ही आयोडीन लगा है, जिस पे 2 लगे हुए हैं, इसको बोल देते हैं डाई आयोडो टायरोसिन। कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक प्रोटीन बनाया जिसको थायरोग्लोबुलिन कहा हुआ है। प्रोटीन में ज्यादातर टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड लगा हुआ है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। उस टायरोसिन पे हमने ये आयोडीन लगा दिया। एक आयोडीन लगा तो मोनोआयोडो टायरोसिन, 2 आयोडीन लगा तो डाई आयोडो टायरोसिन। अब क्या होगा? ये बाकी सारा थायरोग्लोबुलिन डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा थायरोग्लोबुलिन डाइजेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और सिर्फ ये आयोडीनेटेड टायरोसिन्स रह जाएंगे। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर बाकी बहुत आसान है। देखो, इतनी बात समझ में आ गई है ना? आगे चलो, इतनी बात समझ में आ गई है, आगे चलो। यस यस यस, ओके, आई एम गेटिंग नो क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो मैं आगे चल रही हूं। अब देखो, अगर एक मोनोआयोडो टायरोसिन और एक डाई आयोडो टायरोसिन मिल जाए, एक ये और एक ये मिल जाए, दिस एंड दिस इफ दे कंबाइन, तो क्या बनेगा? मेरे पास बन जाएगा ट्राई आयोडो टायरोसिन। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक सिंगल आयोडीन वाला और एक 2 आयोडीन वाला। अगर ये दोनों को मैं मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक टायरोसिन, 2 टायरोसिन जिनके पास 3 आयोडीन है, तो मैं बोल सकती हूँ इसको ट्राई आयोडो टायरोसिन। इसी को T3 हार्मोन भी कहते हैं, इसी को T3 हार्मोन भी कहते हैं, ट्राई आयोडो टायरोसिन। इसी को ही थायरॉक्सिन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन भी कहते हैं। इसी को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। एक बन गया। एक्चुअली थायराइड हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, अभी सिर्फ एक बना है, दूसरा बनाना सीख लें एक बार। आओ, जब तुमने इसको और इसको जोड़ा तो 3 आयोडीन का ग्रुप बन गया। अब सोचो ऐसे ही एक और को जोड़ दो तुम, 1 मोर, जिसके पास 2 आयोडीन लगे हुए हो, एक आयोडीन इधर लगा हुआ, एक आयोडीन इधर लगा हुआ, ठीक है। ऐसे 2 को जोड़ दो तो 4 आयोडीन हो जाएंगे, 1 2 3 4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। एक मिनट, वेट, मैं एक चीज चेक कर रही हूं, एक बार रुको। सही है, थायरोनिन होना चाहिए, टायरोसिन नहीं होना चाहिए, थायरोनिन होना चाहिए, बस यही चेक कर रही थी। जिसको T4 कहते हैं, T3 और T4 को मिला के थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। T3 और T4 को मिला के थायराइड हार्मोन कहते हैं। अभी बताओ, एम आई क्लियर विद दिस? कोई डाउट है तो बोलेंगे। Yes, in this way T3 and T4 are formed. Ellington de Rosario, I am so happy that you understood my explanation. Did everybody understand? पेंटा नहीं होगा रे। देखो, एक बार अगर तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताती हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया?
देखो अभी जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ट्राई आयोडो वाला बनेगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो टेट्रा आयोडो वाला बनेगा, फिर इसको नहीं जोड़ेंगे ना, टेट्रा आयोडोथायरोनिन बन जाएगा। हेलो अशना नूर, आई होप यू लाइक्ड माय क्लास, थैंक यू नवीन कुमार। अब बन गए हमारे पास थायराइड हार्मोन। अब तुम्हें क्या लगता है दोनों थायराइड हार्मोन्स में से किसकी शक्ति ज्यादा होगी, कौन ज्यादा काम कर सकता है, 4 आयोडीन वाला या सिर्फ 3 आयोडीन वाला? तुम्हें ये लगता है कि 4 आयोडीन है तो ज्यादा शक्ति, पर एक्चुअली में T3 इज मच मोर पोटेंट। मच मोर पोटेंट का मतलब क्या है? इट इज मच मोर गुड एट डूइंग इट्स वर्क। T3 का एक्शन बहुत ज्यादा होता है T4 के एक्शन से, यहां तक कि जब आपके बॉडी पार्ट्स T4 को कैप्चर भी करते हैं ना, T4 को कैप्चर करते हैं तो पहले वो उसको T3 में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो काम करता है। सो T4 इतना एक्टिव नहीं है, T3 ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, ये T3 ही जाकर, अगर तुमने मेरा कल का लेक्चर लगाया है तो ये T3 ही जाकर, जब T3 का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, यही जाकर आपके पिट्यूटरी पे चिपक जाता है और पिट्यूटरी से TSH की सिक्रीशन बंद करा देता है। ये T3 का ही काम है, नेगेटिव फीडबैक देना, प्लस इट विल गो टू हाइपोथैलेमस एंड स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ TRH। सो नेगेटिव फीडबैक देना भी T3 का ही काम है, क्योंकि T3 इज मोर पावरफुल, मोर गुड, बेटर इन इट्स एक्शन। What is Adam's apple? Adam's apple एक्चुअली में जो लैरिंग्स है ना, यहां देखो, यहां ये जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है ना नीचे, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। हाइलिन कार्टिलेज में इसके बड़े सारे कार्टिलेज के पीसेस होते हैं, इसमें आई थिंक 9 पीसेस होते हैं जहां तक मुझे याद है। उनमें से एक कार्टिलेज सबसे बड़ा होता है, उसे थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। इट इज वेरी बिग एंड इन मेल्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन वो थायराइड कार्टिलेज बहुत इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, सो थायराइड कार्टिलेज इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स। उस इनलार्ज कार्टिलेज को एडम्स एप्पल कह देते हैं। जो लड़कों के यहाँ पे से बम्प नजर आता है ना, दैट इज एडम्स एप्पल। नाउ जरा थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन देख लेते हैं, आइए। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आप एक फंक्शन अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इंक्रीजेस BMR ऑफ द बॉडी। कोई नहीं जानता इस BMR का मतलब क्या है। जितने बच्चों से मैं पूछती हूँ बेटा BMR क्या है, तो ऐसे वो तारे जमीन पर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि वी डोंट नो। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये तुम्हें पता है, बट इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट? आज तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। इट इज rate of consumption of oxygen by the body। तुम लोग को लगता है ये है, ये बकवास है BMR? हमें लगता था BMR से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, BMR से फलाना, BMR से धमकाना। ये क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। सब तुम्हारे डाउट्स मैं सॉल्व करूंगी, एक एक बात तुमको समझ में आएगी, रुक जाओ। ये ऑक्सीजन क्या यूज होती है बॉडी में? बॉडी में ऑक्सीजन यूज होती है ATP बनाने के लिए। तो मतलब BMR जब बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि बॉडी में ATP की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। बॉडी में ATP की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही तो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा ना। तो एक्चुअली में थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, देखो, जब ज़्यादा थायराइड हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं तो वो बॉडी के सेल्स में, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज अ नॉर्मल बॉडी सेल, इट्स एनी बॉडी सेल,
if you remember, every body cell of our body actually has something called sodium potassium pumps. Do you remember? All cells of our body have something called sodium potassium pump. याद है? सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए एटीपी लगता है, याद है? एटीपी लगता है। यहां से एक एटीपी खर्च करके, एटीपी ब्रेक डाउन करके, इसको एडीपी में कन्वर्ट करके, एक एटीपी यूज हो गया, क्या करता है सेल? 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है। इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दिस? डू यू रिमेंबर दिस? प्लीज टेल मी, डू यू रिमेंबर दिस? यस, यू रिमेंबर दिस, यू रिमेंबर दिस, राइट? चलो बेटा, मुझे लगता है कि थायराइड की डिजीजेस तो आज हो नहीं सकती, पर मैं तुम्हें थायराइड ग्लैंड का एक्शन समझा देना चाहती हूँ, क्योंकि फिर अगली बार मुझे इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा थायराइड ग्लैंड में तुम्हें पता है, मैं दोबारा समझा देती हूँ एक्शन समझाने के लिए। सो मैं प्लीज ये वाला टॉपिक खत्म करना चाहती हूँ। सुनो, थायराइड हार्मोन जब बॉडी में रिलीज होते हैं तो बॉडी के सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ा देते हैं। अगर आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ गए तो क्या होगा? उनको चलाने के लिए ज़्यादा एटीपी चाहिए होगा, ज़्यादा एटीपी लगेगा, ज़्यादा एटीपी खर्च होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होगी, इसीलिए आपकी बॉडी का बीएमआर बढ़ जाएगा। एक बात समझ में आ गई, बीएमआर क्यों बढ़ता है। दूसरी बात, इसका फायदा क्या है? क्यों हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं भैया? वाई आर वी इंक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम पंप? रीजन ये है, आपकी बॉडी में जब भी एटीपी बनता है और जब भी एटीपी टूटता है तो उसका एक और चीज यहां से रिलीज होती है जिसे कहते हैं हीट। आपकी बॉडी में जब भी एटीपी बनता और टूटता है, जब भी एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है? तो आपकी बॉडी को जब भी ठंड लगेगी, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब भी नीचे जाने लगेगा तो बॉडी थायराइड हार्मोन रिलीज कर देती है। याद करो, याद करो, याद करो। तुम्हारी बॉडी का, अब तुम्हें समझ में आ रहा है बॉडी तुम्हारा कैसे बेवकूफ बना रही है? तुम्हें मैंने एक चीज पढ़ाई थी ब्रेन में, दैट हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। कभी तुमने सोचा कि कैसे मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस के पास बटन है क्या 37 डिग्री पे रेगुलेट करने के लिए? नहीं, यही तो करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है टीआरएच। मतलब जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम जाने लगे, हाइपोथैलेमस को मेंटेन करना होता है टेम्परेचर, टीआरएच रिलीज करता है। टीआरएच पिट्यूटरी पे जाता है, टीएसएच रिलीज करता है, टीएसएच थायराइड ग्लैंड पे जाती है, थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती है। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ा देते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ा देते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ेगा तो एटीपी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर एटीपी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या रिलीज होगी? हीट, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखा बॉडी ने कैसे बेवकूफ बनाया है? प्यारे बच्चों, समझ में आई है ये बात? डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैलोरीजेनिक इफेक्ट। एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाना और हीट को बढ़ाना थर्मोजेनिक इफेक्ट। सो थायराइड हार्मोन, ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जल्दी बोलेंगे। कोई इंटरेस्टेड नहीं है बताने में ठीक हुआ है कि नहीं, सही समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो चला के सो जाते हैं बच्चे, हैं? वेरी गुड। चलो, हेलो मैम है, हेलो आसिफ मोहम्मद। बिना बेटा, मुझे क्लियरली बताओगे, क्या बात नहीं समझ में आई तो ही बता पाऊंगी। हीट का निकलना थर्मोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट। एटीपी का बनना कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहलाता है। कैलोरीजेनिक इफेक्ट
तो थायराइड ग्लैंड का थर्मोजेनिक और कैलोरीजेनिक इफेक्ट दोनों होता है। ये सिर्फ एक पार्ट है, आगे मुझे और भी समझाना है। मुझे एक बात बताओ, ये एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहा है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जिन जिन अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को याद है कि हमारी बॉडी में एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी में एटीपी ग्लूकोज के टूटने से प्रोड्यूस होता है। अभी बॉडी में एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो ग्लूकोज का क्या होगा? ऑफ कोर्स आपको ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए अगर आपको ज़्यादा एटीपी बनाने हैं, तो इसीलिए आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है ताकि ग्लूकोज आगे जाके एटीपी बना सके। सो और क्या इफेक्ट्स होंगे थायराइड ग्लैंड के? देखो अगला इफेक्ट क्या होगा थायराइड ग्लैंड का? आपको ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है। यू वांट टू इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड, तभी तो एटीपी बनेगा ना। तो ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा? लिवर में से ग्लाइकोजन तोड़ दो, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर दो और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। उसको क्या बोलते हैं? इसको बहुत बार बताती हूं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। बहुत बार बात होती है। और बताओ, एटीपी बनाना है, एटीपी बनाना है तो ग्लूकोज तो बढ़ाना पड़ेगा ब्लड में। अब दूसरी बात बताओ, लिपिड तोड़ दें, लिपिड से भी तो ग्लूकोज बन जाएगा, तोड़ दो। आओ लिपिड पकड़ो, तोड़ दो। लिपिड तोड़ने को क्या बोलते हैं? लाइपोलाइसिस। लिपिड के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं? लाइपोलाइसिस कर दो, लिपिड का ब्रेकडाउन कर दो और उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे पिछले लेक्चर्स लगा के देखेंगे, बार बार लेक्चर्स में ये वाली बात होती है। तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात एग्जैक्टली समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ग्लाइकोजन टूट रही है ग्लूकोज बढ़ाने के लिए ब्लड में, लिपिड टूट रहा है ग्लूकोज बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोज का फायदा क्या है? ग्लूकोज आगे सेल कैप्चर करेंगे, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से एटीपी रिलीज करेंगे और एटीपी तो चाहिए हमें। एम आई क्लियर ऑन दिस? आगे चलूं? बोलिए प्लीज रिप्लाई मैम। मिस साक्षी क्या करूं? यस पेरीविंकल, ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द कंप्लीट बायोलॉजी। अब ओके नाउ मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो मैं आगे चल रही हूँ। वैसे तुम्हें पता है मुझे कोई क्वेश्चन मिलता भी नहीं है तो मैं आगे ही चलती हूँ हमेशा। अगली बात सुनो, प्रोटीन भी तोड़ दूँ क्या? प्रोटीन भी तोड़ दूँ क्या? क्योंकि प्रोटीन के तोड़ने से भी मुझे ग्लूकोज मिल सकता है, प्रोटियोलाइसिस कर सकती हूँ मैं इस वक्त, पर मैं नहीं करूँगी। वाई? बिकॉज थायराइड हार्मोन, आंखें कान नाक सब कुछ खोल के सुन लो ये वाली बात, थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। Which type of growth? All type of growth. Physical growth, mental growth, reproductive growth, sexual growth. अगर थायराइड हार्मोन नहीं है ना बेटा तो ग्रोथ नहीं होती है बॉडी की। सोचो, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन सिर्फ फिजिकल ग्रोथ कराता है, बॉडी की ग्रोथ कराता है, फिजिकल ग्रोथ कराता है। थायराइड हार्मोन तो हर प्रकार की ग्रोथ कराता है। अगर थायराइड हार्मोन नहीं है ना और बच्चा मम्मी के पेट में वूम्ब में इट इज ग्रोइंग, तो बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा, क्रेटिनिज्म बोलते हैं उसको। सो मम्मा की बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन बहुत प्रॉपर चाहिए। व्हाई? बिकॉज ग्रोथ ऑफ ब्रेन ऑफ द बेबी दैट इज डेवलपिंग इन द वूम्ब इज डिपेंडेंट अपॉन थायराइड ऑफ द मदर। देन अगर एक फीमेल की बॉडी में थायराइड हार्मोन प्रॉपर नहीं बन रहा है तो फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, फीमेल मम्मी नहीं बन सकती है। सेक्सुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर थायराइड हार्मोन बच्चे में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो बच्चा पैदा हो गया उसमें थायराइड नहीं बन पा रहा है, तो बच्चा लंबा नहीं होगा, डॉर्फ बन जाएगा। सो थायराइड ग्लैंड कम होने से भी डॉर्फिज्म हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन ग्रोथ के लिए। ओके, सो प्रोटियोलाइसिस नहीं करना है तुम्हें। मैंने कल क्या सिखाया था? अगर ग्रोथ करनी है तो प्रोटीन कभी मत तोड़ना। तो सेल्स के अंदर से प्रोटीन कभी नहीं तोड़ेंगे, प्रोटियोजेनेसिस कराएंगे बल्कि हम। We will do proteogenesis. Why? Because thyroid hormone are very important for physical, mental
एंड सेक्सुअल ग्रोथ। जहां ग्रोथ आ गई वहां पे प्रोटीन नहीं तोड़ सकते हो, पाप हो जाएगा बहुत बड़ा। सेक्सुअल ग्रोथ, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। नो, T3 इज थायरॉक्सिन। जो बच्चा पूछ रहा है T4 है, ज्योति बिल्कुल भी नहीं, T3 को थायरॉक्सिन कहते हैं बेटा। ओके ओके ओके, T4 को कुछ नहीं कहते, T4 को T4 कहते हैं। प्रोटियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनना। प्रोटियोलाइसिस होता है प्रोटीन टूटना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार क्या करूं बच्चों, 1 घंटा हो गया और अभी हमारा टॉपिक नहीं खत्म हुआ। बस 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 लास्ट बात सुन लो। एक तुम्हारी बुक में सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तुम सोचते हो कि मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? यही है मेटाबॉलिज्म का मतलब। मेटाबॉलिज्म का मतलब टूटना भी हो सकता है। मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं ना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कोई चीज टूट रही है तो वो भी मेटाबॉलिज्म है, कोई चीज बन रही है तो वो भी मेटाबॉलिज्म है। जैसे कि ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे। ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज का एनाबॉलिज्म हो रहा है। ग्लूकोज बन रही है, बनने को एनाबॉलिज्म कहते हैं। लिपिड टूट रहा है, लिपिड का कैटाबॉलिज्म हो रहा है। प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी कुछ ही एक्सप्लेन तो करती नहीं है, एनसीईआरटी महान है, वो सिर्फ एक लाइन लिख देती है, थायराइड ग्लैंड affects the metabolism of protein, fat and lipids। बट अब मैं समझती हूं कि तुम्हें ये लाइन समझ में आती होगी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। गुड गुड। एक और चीज़ जो थायराइड ग्लैंड के बारे में ज़रूरी दी हुई है वो ये है कि थायराइड ग्लैंड आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे बढ़ा देता है, क्योंकि मैंने अभी समझाया भी नहीं है तो समझ में आएगा भी कैसे, मैं चाहती हूँ तुम लर्न कर लो। प्लीज़ लर्न इट, इट कैन कम एज अ नीट क्वेश्चन। थायराइड ग्लैंड्स बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ये लिख लो अपनी कॉपीज में अभी के अभी क्लास चलते चलते। देन अगली बात, थायराइड ग्लैंड बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये लिख लो अभी, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, ये अगली बार समझाऊंगी कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि अभी समझाने का समय नहीं है। आई होप आपको ये सब कुछ बातें समझ में आई हैं। आप मेरी क्लास अपने क्लासमेट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम पे मेरी क्लासेस शेयर कर सकते हो। मुझे कॉपीराइट इशू नहीं है, मेरी क्लास कैसे शेयर कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी क्लासेस आगे शेयर करने के लायक समझते हो। तो आप हमें टैग भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को टैग करो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट प्लेसिबो को टैग करो, ऋतु मैम को टैग करो। आई विल फील वेरी वेरी हैप्पी इफ़ यू डू दैट। मेरी वीडियोस को लाइक करो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू लाइक माई वीडियो, डोंट यू गो अवे लाइक दैट, ओके। एंड देन यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी है। इट विल बेनिफिट यू ओनली। एंड अगर तुम प्लस पे पढ़ना चाहते हो, यही चीज़ें तुम इससे डबल ट्रिपल स्पीड पे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको नीट तक पूरा सिलेबस नहीं करा पाऊंगी मैं इस तरीके से। यूट्यूब पे हमेशा ही थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है आराम आराम से, वहाँ पे यही चीज़ आपको स्पीड से करा पाती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हो तो आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम लिमिट भी तो देखनी है ना, आपके पास कितना टाइम है सीखने के लिए। और जब भी आप प्लस को ज्वाइन करने जाओ, यू कैन यूज़ दिस कोड। वैसे तुम लोगों को पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऋतु लाइव। ऋतु इज माई नेम एंड लाइव आर द क्लासेस। ऋतु लाइव, ये कोड ज़रूर डाल देना ताकि तुम लोगों को 10% ऑफ हो जाए, बिना बात के तुम्हारे पैसे ज़्यादा ना लग जाए, साथ में तुमको मेरी क्लास में सीट मिले और तुमको मेरे नोट्स मिल जाए, ओके। सो अभी मैं तुमको 6 बजे मिलती हूँ। फोटोसिंथेसिस का जेड स्कीम समझाना है, तुम्हारी जिंदगी का परेशानी जेड स्कीम समझानी है, और कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी समझानी है, जो तुम्हें लगता है कि मैं मर क्यों नहीं गया ये देखने से पहले। वी विल make it crystal clear in the next class. I'll see you. Thank you. Bye-bye.